अस्सलाम नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो व्लॉग है ये एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू वर्क के हवाले से है। सो डिस्क्लेमर देता जाऊं कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं यहां पे लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। अगर आपका कोई इसी तरह का या इससे रेलिवेंट कोई इश्यूज़ हों तो आप लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चल सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं असाइलम पे होते हैं। इसमें दो तीन तरह की कन्फ्यूजन्स है लोगों को कि क्या हम अगर असाइलम क्लेम किया हुआ है और हमारा केस जो है वो उसमें हमारे पास परमिशन टू वर्क नहीं है तो क्या हम परमिशन टू वर्क जो है वो मांग सकते हैं होम ऑफिस से? द आंसर इज़ यस। उसमें यह है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि लोग जो हैं वो बेनिफिट्स पे रहें। ये जो आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह के मामलात हैं, लोग बेनिफिट्स जो हैं उसके हवाले से प्रोटेस्ट भी हैं और बहुत से इश्यूज़ भी हैं। इसलिए बेनिफिट्स जो हैं अगर कोई शख्स एलिजिबल नहीं है तो मैं उसमें ऑलवेज़ लोगों को कहता हूं कि आपको बेनिफिट्स जो हैं वो क्लेम नहीं करने चाहिए। डोंट क्लेम अ बेनिफिट्स इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप की कही था पंजाबी हट्टे कट्टे हो, अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ हथ पैर ਦਿੱਤੇ ने तो बेनिफिटा की बजाय काम करो, मेहनत करें। इसमें गवर्नमेंट भी खुश, आप भी खुश। और आप यकीन कीजिए वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ से 1000 गुना बेटर होता है। ऊपर वाला हाथ क्या होता है? जो देता है। और जो नीचे वाला हाथ क्या है? जो मांगता है, मंगता। कभी कभी तुसी वेख्या होवे कि कभी मंगता बंदा भी कभी सैट होया होवे। मंगता बंदा जो होता है वो सारी ज़िंदगी मंगता रहता है। अगर आपके पास जो है ऊपर वाले ने हिम्मत दी है तो काम करें, वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर किसी के हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कोई काम की परमिशन नहीं है, फिर आप इस तरह के मामलात में वो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। आज का वीडियो व्लॉग जो प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उसमें होम ऑफिस की जो अपनी गाइडलाइन है उसमें एक उनका रूल एक ये आ जाता है कि इफ़ समवन जो है अगर वो उसका असाइलम क्लेम जो है मैं बल्कि असाइलम क्लेम किसी का रिफ्यूज़ हो चुका हो और उसके बाद भी क्या वो परमिशन टू वर्क मांग सकता है, उस पर मैं बाद में पार्ट 2 में बात करूंगा। आज ही इसी व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन पहला चैप्टर ये है कि अगर आपका क्लेम जो है, अगर आपका असाइलम क्लेम इज़ अ पेंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक फैसला नहीं हुआ, मोर देन 12 मंथ्स हो चुके हैं, 12 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, और आपकी उसमें गलती नहीं है। ये आपकी गलती क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो ये होता है कि मेरा उन्होंने इंटरव्यू कॉल किया कि जी भाई साहब आप फ़लाँ डेट को आइए, इंटरव्यू दीजिए। मैंने कहा जी मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो चक्कर आ रहे हैं तो मेरे का ये डॉक्टर का लैटर है, मैं तो नहीं आ रहा। अब टैक्नीकली तौर पर वाकई हो सकता है मैनू वही चक्कर आ रहे हों ਜਿਹੜੇ मैं लोगों ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ भी आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अगर तो आपको वो चक्कर एक मरतबा आ गया है तो खैर है। ये नहीं कि हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद जब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलवाएं तो आप कहें जी आज मेरी लाते च दर्द है, आज मेरी बैक कमर च पेन है, आज मैं आ नहीं सकता, आज मैनू राती जड़ा मैनू सारी रात वोमिटिंग आती रही है तो मैं कई कई होंगे ना राती बहुती शराब पी के सवेरे उल्टियाँ करते रहते हैं तो फिर बाद चो कहते साड़ी राती तबीयत ख़राब। अगर इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं हैं, आपका जेन्युइन इश्यूज़ हैं और आप अब जो था फिर आप अपनी एक्सटेंशन करवाते हैं या उनको बताते हैं, फिर आपका फॉल्ट नहीं है। अगर आप जानते बूझते हुए अपने केस को लंबा खींचते हैं ताकि आपका 1 साल मुकम्मल हो जाए तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, रूटीन में आपका जो है असाइलम एप्लीकेशन आपका क्लेम पेंडिंग है, तो देन आफ्टर 12 मंथ्स जो है 12 माह के बाद जो है आप उनसे परमिशन टू वर्क की एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में होम ऑफिस रिफ्यूज़ नहीं करता, वो नॉर्मली आपको परमिशन टू वर्क जो है वो ग्रांट कर देते हैं। अब आते हैं इसी पॉइंट के पार्ट 2 की तरफ। आपने असाइलम क्लेम किया, आपका जो था वो अगर तो आपकी अपील पेंडिंग है तो तब भी जो है वो उस तरह की सिचुएशन में आप उनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर किसी का कुछ भी नहीं बचा, असाइलम की अपील भी नहीं बची, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, बल्कि मैं थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत से लोग जिनके पास परमिशन टू वर्क ये जो असाइलम क्लेम रिफ्यूज़ हो जाता है विदाउट राइट ऑफ अपील, आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलता, तो क्या आपके पास क्या ऑप्शन आते हैं? फिर आप जो है फर्दर सबमिशन जिसको कहते हैं, पीस ऑफ
एविडेंस जो है सो जिसमें आपके पास कोई न्यू एविडेंस आपके सामने आई है, तो जिसको फर्दर सबमिशन कहा जाता है। जब आप फर्दर सबमिशन जो है वो फाइल करते हैं तो एक तो आपका जो आप इलीगल या ओवरस्टेड होने से बच जाते हैं, और आप अपने न्यू पीस ऑफ एविडेंस की बेस के ऊपर होम ऑफिस को ये कहते हैं कि जी कि ये मेरे पास न्यू एविडेंस आई है, काइंडली आप इसको कंसिडर करें। तो रूल्स जो हैं वो इसमें ये कहते हैं कि अगर आपका फर्दर सबमिशन इज़ पेंडिंग एंड यू हैव बीन वेटिंग फॉर द 12 मंथ्स, वहाँ पे भी अगर आप का वो फैसला नहीं आ रहा, होल्ड पे पड़ी हुई है, तो स्टिल जो है आप उनसे काम की परमिशन जो है वो उनसे मांग सकते हैं। अगेन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले इन आस्किंग या मेकिंग फैसला, जिसको कहेंगे कि आप खुद से जो है वो जानबूझ के आपने इस तरीके से जो है वो केसेस को लिंगर ऑन नहीं कर रहे हैं, उसको डिले आप जानबूझ के उसमें नहीं कर रहे हैं। सो बहुत से इसमें जो एप्लीकेशन में जब डिटेल्स आती है तो उसमें सर्कमस्टांसिस बाज़ का बहुत मैटर करते हैं कि क्या आप सिंगल हैं, क्या आप मैरिड हैं, क्या आपके साथ बच्चे हैं, क्या आपके पास माइग्रेंट हेल्प की अकोमोडेशन है, या आप जो है किसी फ्रेंड की आपने कोई अकोमोडेशन ली हुई है। सो उसमें ये कहना कि जी कि आपके फैमिली, रिश्तेदार, माइग्रेंट हेल्प या कहीं से भी अगर आपने अकोमोडेशन ली हुई है या आपका फूड या आपकी चीज़ें चल रही हैं, सो डैट डजंट मीन कि आप परमिशन टू वर्क नहीं मांग सकते। मैं बल्कि कल किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी कि चूँकि मैं अपने भाई और फैमिली के घर में रहता हूँ, तो चूँकि उन्होंने मुझे अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की हुई है, तो वो मुझे जेब खर्च भी देते हैं, तो क्या मैं स्टिल जो है वो परमिशन टू वर्क का एलिजिबिलिटी मेरी होती है। देखिए, आपकी फैमिली सपोर्ट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कानून ये कहता है कि अगर आपका असाइलम क्लेम पेंडिंग है, 12 माह हो गए, 1 साल हो गया, वो आपके केस का फैसला नहीं कर रहे हैं, तो वो आप जो है उनसे परमिशन टू वर्क जो है वो आप मांग सकते होते हैं। सो इसमें मेन चीज़ ये आ जाती है, जब आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं, सो इस ऑलवेज़ बेस्ट होता है कि आप किसी वकील के थ्रू जो है इस तरह की एप्लीकेशन अगर आप करवाते हैं, तो उसमें यह है कि बहुत सी आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं जिसको जो है वो प्रॉपरली वकील जो होता है वो उनको एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन अगर आप खुद से भी एप्लीकेशन करना चाहें तो आप ऑब्वियसली कर सकते होते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि आप अपना केस सिनेरियो बाकी चीज़ें डिस्कशन के बाद जो है जो एप्लीकेशन जो है उसको फ़ाइल किया करें। और इसमें जो है नॉर्मली बल्कि एक इसी से रिलेटेड एक और मैं बात कर सकता हूँ। बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि जब हमने असाइलम क्लेम किया, हमें उन्होंने 2 साल का वीज़ा दे दिया। वो वीज़ा नहीं देते। वो जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, वो आपको एक ARC कार्ड इशू करते हैं, जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसको कहा जाता है। सो वो कार्ड वो वैसे ही आपको इशू कर देते हैं कि एक टाइम लिमिट के लिए। लेकिन अगर आपका केस 2 माह बाद फारग हो गया, 3 महीने के बाद उन्होंने अगर उसकी रिफ्यूज़ल दे दी, तो ऑटोमेटिकली वो कार्ड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई अहमियत जो है वो नहीं रहती। और शेयर कोड के हवाले से भी मैं आपको बताता जाऊँ कि जब तक आपका ओरिजिनल वीज़ा होता है, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, स्टूडेंट है, आपका PSW है, ग्रेजुएट वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, स्पाउस है, व्हाटएवर जो भी। सो आज है, फॉर एग्जांपल आज 23 दिसंबर है, आपका वीज़ा वैलिड है आज 23 दिसंबर तक, जो शेयर कोड शो करेगा बाकी करेगा। आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो 12 दिसंबर को फाइल कर दी। अब लीगली तौर पे आप सेफ़ हैं, क्योंकि आपने बिफोर एक्सपायरी जो है आपने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। लेकिन क्या वो अब आपकी कल यस्टरडे एप्लीकेशन फ़ाइल होने के बाद आज वो आपको शेयर कोड जो है वो दिखाएगा? नहीं, वो शेयर कोड जो है अब आपको वेट पे ही रखेगा। जब तक आपको कोई नया वीज़ा ग्रांट नहीं होता, आप वहाँ पे शेयर कोड जो है वो नहीं निकलता। और ऐसी सिचुएशन में जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो अक्सर आपको कहते हैं कि जी आप अपने काम की परमिशन दिखाइए, आपके पास शेयर कोड नहीं है। तो वहाँ पे जो है आप आपने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की होती है, जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल है, आप उसकी कॉपी जो होती है वो आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं कि भाई साहब ये हमारा वीज़ा की डेट थी, फ़लाँ डेट को हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा था, बिफोर वीज़ा एक्सपायरी, वीज़ा ख़त्म होने से पहले हमने ये फ़लाँ एप्लीकेशन को फ़ाइल किया हुआ है, ये उसका यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है। तो बाय लॉ जो है वो उनको आपको जॉब के ऊपर कंटिन्यू रखना वो लीगली है। उनके ऊपर किसी तरह के कोई इश्यूज़ या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन बहरहाल आज का ज़माना और है, लोग डर जाते हैं, डरे हुए हैं लोग हैं। सो इस वजह से जो है वो बाज़ कर वो कहते हैं नहीं जी आपका शेयर कोड नहीं आ रहा, तो उसमें जो है हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। लेकिन लीगली तौर पे एम्प्लॉयर को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये थी जी आज की एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं डिस्कशन में आ सकती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा। बाज़ का वो कल मैंने एक वीडियो थी उस पर
वो मैंने गालबन अपील या पता नहीं किसके हवाले से मैंने बात की, तो वहाँ पे कोई एक भाई साहब हैं, उन्होंने पता नहीं कि मैं उन्होंने पूंछल ते पैर रखा या पता नहीं कि वो कहते जी ये आपने जो 15 मिनट की बात की है आप एक लाइन में कर सकते थे कि जी कि अपील नहीं होती। लो दसो कि जी कि तुसी एक लाइन च दसो। जैसे आज का ये 11 मिनट का व्लॉग है, इसमें मुझे बल्कि उन्होंने लिखा कि आपको शॉर्ट वीडियो बनाया करें। अच्छा जी, मतलब मैं व्लॉगिंग ना करूं, मैं शॉर्ट वीडियो करूं। जैसे अब आज की 12 मिनट की 11 मिनट की वीडियो है, इसके ऊपर शायद वो नीचे कमेंट्स करें कि आप सिर्फ एक लाइन की वीडियो बनाएं, आप असाइलम सीकर हैं, 12 माह से आपका केस का डिसाइड नहीं हुआ, आप जो है वो काम की परमिशन मांग सकते हैं। ले जी 30 सेकंड में मैंने ये बात ख़त्म कर दी। भाई साहब कानून में और ये जो कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे जिस वक्त 2 वकील आमने सामने होते हैं, जज साहब बैठे होते हैं, पूरी एक टीम एक लगती है ना जिस वक्त, तो 6-6 7-7 घंटे की जिस वक्त वो बहस चलती है और सारी चीज़ें चलती हैं, तो उनके लिए भी फिर यही कर देते हैं कि जी कि छड्डो जी जज साहब तुम तो जज हो, तो हमसे सारा कुछ पता है, ना केस सुने, ना वकील आए, ना ट्रैवल करे, ना कोई इतनी ज़्यादा क्लाइंट आए, वो उधर आए, वो कितने लोग जो हैं वो खपते हैं इस अपील के चक्कर में, तो वो 2 मिनट में जो है वो 30 सेकंड का वो केस फाइनल कर दें। ऐसे नहीं होता। कानून में बारीकियां होती हैं, कानून में डिटेल्स होती है, कानून को पूरा तफसील से समझना जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और वकील का काम जो होता है वो बोलना होता है। अगर आप में हिम्मत होती है तो सुने, वरना वकील का काम सिर्फ बोलना है। हम बोल लेंगे और बोलते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।